Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 6th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Article 14 and the concept of reasonable classification test. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया क्यों है, क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है। तो आई होप कि आपको याद होगा लास्ट वीक भी हमने एक आर्टिकल कवर किया था जिसका हेडिंग था चंपकम दुराई राजन केस, जहां मैंने आपको बताया था कि इंडियन एक्सप्रेस ने द न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस ने एक सीरीज शुरू किया है जिसका नाम है रीसेपिंग द रिपब्लिक केस बाय लैंडमार्क केस। ये सीरीज स्टार्ट किया इंडियन एक्सप्रेस ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 75 ईयर्स के एडॉप्शन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इस सीरीज की मदद से इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए जाएंगे, जहां पे बताया जाएगा लैंडमार्क जजमेंट्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट विच हैज शेप्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इसमें महत्वपूर्ण जजमेंट्स डिस्कस किए जाएंगे, ऐसा इंडियन एक्सप्रेस ने कमिट किया है। उसी को फॉलो करते हुए लास्ट वीक इंडियन एक्सप्रेस ने जो आर्टिकल दिया था दैट टॉक्ड अबाउट चंपकम दुराई राजन केस, वी सॉ इट कि हाउ दिस केस लेड टू फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसी सीरीज को आगे ले जाते हुए आज इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में डिस्कस किया गया है अनवर अली सरकार केस ऑफ 1952। इसी अनवर अली सरकार केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट का, विच इज एसोसिएटेड विद आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डिटेल में समझते हैं, पूरा बैकग्राउंड के साथ देखते हैं। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड हु वाज अनवर अली सरकार। अनवर अली सरकार वाज मेंबर ऑफ रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से टूट करके एक अलग से पार्टी बनी थी विच वाज मोर वायलेंट इन नेचर। और 1949 में अनवर अली सरकार along with his 49 other associates, तो लगभग 50 लोग के आसपास भीड़ थी, इसने एक वायलेंट अटैक किया ऑन जेसॉप फैक्ट्री इन कोलकाता। दे वेर यूनियन वर्कर्स। तो ये सब लोग जो 50 लोग हैं इंक्लूडिंग अनवर अली सरकार, ये सब लोग इस जेसॉप फैक्ट्री कोलकाता में यूनियन वर्कर थे और उस फैक्ट्री में इन्होंने अटैक किया। क्यों? क्योंकि दीज वर्कर्स वेयर प्रोटेस्टिंग एंड एजिटेटिंग अगेंस्ट रीट्रेंचमेंट। कई सारे वर्कर्स को नौकरी से निकाला जा रहा था। बोनस भी जो वर्कर्स को रिटेन किया गया उनको दुर्गा पूजा का बोनस भी कम दिया गया। तो इस कारण से लोग एजिटेट कर रहे थे। उसी एजिटेशन के दौरान इन्होंने फैक्ट्री के अंदर अटैक कर दिया, जहाँ पे इन्होंने मैनेजरियल लेवल के सुपरवाइजर्स को पीटा भी, एंड दैट लेड टू डेथ ऑफ 10 पीपल। उसमें से कुछ यूरोपियन ओरिजिन के भी सुपरवाइजर थे, यूरोपियन नेशनलिटी के भी सुपरवाइजर्स थे। अब ये जो 10 लोगों की डेथ हुई इन दिस पर्टिकुलर अटैक दैट वाज लेड बाय अनवर अली सरकार एट जेसॉप फैक्ट्री इन कोलकाता, ये एक मास पब्लिक रिएक्शन को इसने अनलीज किया। देश भर में अलग अलग जगहों पे चर्चा होने लगी कि जिस तरीके से कम्युनिज्म शेप ले रहा है हमारे देश के अंदर, इट इज बिकमिंग वेरी डेंजरस एंड इट मस्ट बी रिस्ट्रेन्ड। तो उस टाइम में कम्युनिज्म का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग था भारत के अंदर। उसी वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अक्टूबर महीने में पावर में आई थी चाइना के अंदर अंदर माओ जेदांग। तो कम्युनिज्म का जो वायलेंट फेस है वो भारत के अंदर भी इमर्ज हो रहा था। इसको लेकर के भारत में अलग अलग जगहों पे खूब चर्चा होने लगी कि इस तरीके का अप्रोच या इस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम भारत में प्रिवेल होने नहीं दिया जाना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिएक्शन हुआ अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट। साथ ही ये मामला जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंचा है। इट टुक फॉर्म ऑफ डिप्लोमेटिक रो बिटवीन इंडिया एंड मेनी यूरोपियन कंट्रीज, रीजन बीइंग जो मरने वाले लोग थे उसमें कई सारे यूरोपियन नेशनलिटीज के भी लोग थे। और इस कारण से फिर आफ्टर दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट वेस्ट बंगाल की सरकार ने, क्योंकि हुआ है मामला कोलकाता में, तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने ऑर्डिनेंस पास करके एक कानून बनाया, स्पेशल कोर्ट्स एक्ट 1950। और इस कानून की मदद से फिर एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया बस सरकार यानी कि अनवर अली सरकार के केस को डील करने के लिए।
तो जस्ट टू टेक अप दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड दिस पर्टिकुलर केस, एक कानून पास किया गया और उस कानून की मदद से एक कोर्ट बनाया गया, स्पेशल कोर्ट, टू कंडक्ट स्पीडी फास्ट ट्रायल ऑफ दिस अनवर अली सरकार केस। अब अनवर अली सरकार ने वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन क्योंकि इनका नाम में टाइटल भी सरकार है, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने केस किया कोलकाता हाई कोर्ट में कि सिर्फ एक इंसान के लिए या एक केस के लिए या अलग से कानून बना करके अलग से कोर्ट नहीं बना सकते। दिस इज वायलेशन ऑफ माय राइट टू इक्वालिटी। आई हैव राइट टू बी ट्रीटेड लाइक एनी अदर कन्विक्ट्स। तो जैसे बाकी लोगों के लिए रेगुलर कोर्ट में मामला जाता है, मेरा भी मामला रेगुलर कोर्ट में ले जाया जाए। मुझे अलग से क्यों ट्रीट किया जा रहा है? वाई आई एम बीइंग सिंगल्ड आउट? दिस इज वायलेशन ऑफ माई राइट टू इक्वालिटी। इस ग्राउंड पे अनवर अली ने वेस्ट बंगाल सरकार का ये जो फैसला था कि हम अलग से कोर्ट बनाएंगे और उस कोर्ट के अंदर अनवर अली सरकार के केस को डील किया जाएगा, उसको चैलेंज किया कोलकाता हाई कोर्ट में। और कोलकाता हाई कोर्ट में फैसला जो है अनवर अली सरकार के फेवर में आया। तो फिर वेस्ट बंगाल की सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्ट्रक डाउन इन दिस अनवर अली सरकार केस ऑफ 1952। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन दिस स्पेशल कोर्ट क्रिएटेड बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विथ हेल्प ऑफ एन ऑर्डिनेंस। उन्होंने कहा कि इट इज tantamount टू, इट इज इक्वल टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान से समझनी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर स्पेशल कोर्ट्स तो हैं, जैसे प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत है, अलग अलग मामलों के लिए कोर्ट्स तो हैं। तो अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता, बट आज भी हमारे देश में कई सारे स्पेशल कोर्ट्स हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी एक इंसान के लिए या एक पर्टिकुलर केस के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता। that would be violation of his right to equality. But हाँ, there can be a special court for class of cases. For example, sexual assault के cases के लिए एक अलग से पूरा कोर्ट बना दिया और उसमें सेक्सुअल असॉल्ट रिलेटेड जितने भी मामले होंगे वो आएंगे। इस तरीके से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक अलग से कोर्ट बना दिया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड केसेस आएंगे। तो देयर कैन बी अ सेपरेट कोर्ट, special court for dealing with class of cases, but not for an individual case. No individual should be singled out. That would be violation of right to equality. So creating a special court for an individual would be violation of right to equality guaranteed under Article 14. अब ये जो जजमेंट है अनवर अली सरकार केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का, इसका आज के डेट में क्या रेलेवेंस है वो समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के दौरान एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि स्पेशल कोर्ट नहीं बनाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पेशल कोर्ट बनाए जा सकते हैं, बट नॉट फॉर एन इंडिविजुअल, इट कैन बी फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ केसेस। बट वो जो स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। स्पेशल कोर्ट बनाने के पीछे देयर मस्ट बी क्लियर, रैशनल एंड जस्टिफाइबल आर्ग्यूमेंट कि क्यों इस पर्टिकुलर मामले के लिए अलग से कोर्ट बनाया जा रहा है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट दिया, रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट। देयर मस्ट बी क्लियर, रैशनल एंड जस्टिफाइबल आर्ग्यूमेंट, जिसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया गया, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मीन्स देयर मस्ट बी सम रीजनेबल बेसिस फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। आई एम समराइजिंग इट। सुप्रीम कोर्ट revoked West Bengal government's decision to create a special court for an individual for a particular case. Supreme Court said it is the clearly violation of right to equality. But yes, special courts can be created to deal with a special kind of cases. But ये जो स्पेशल केसेस के लिए स्पेशल कोर्ट बनाया जा रहा है वो जरूर बनाया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मतलब
सम क्लियर, रैशनल एंड जस्टिफाइबल ग्राउंड। और ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट अगर पास हो जाता है तो उस केस में एक स्पेशल मैटर के लिए स्पेशल कोर्ट बनाए जा सकते हैं। बट एक इंसान के लिए तो अलग से कोर्ट नहीं बनना चाहिए, पर्टिकुलर केस के लिए तो अलग से कोर्ट नहीं बनना चाहिए। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आपसे ऐसा मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनवर अली सरकार केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एंड इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का, ये है क्या और इसका आज के टाइम में क्या सिग्निफिकेंस है। तो आपको पहले बताना इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। आज मैंने फिर से पूरा आंसर लिख करके नहीं दिया, सिर्फ हिंट्स दिए हैं। थोड़ा सा जहाँ पे और वैल्यू एडिशन की जरूरत है वो मैंने बता करके दिया है। अब ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के बेसिस पे ही अलग से ये जो कॉन्सेप्ट है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बेसिस पे रिजर्वेशन लॉज बने हैं या स्पेशल कोर्ट फॉर इकोनॉमिक ऑफेंसेस जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एंड ऑल, एंटी टेरर लॉज बने हैं। सो दीज लॉज हैव बीन क्रिएटेड सेपरेटली टू डील विथ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैटर्स या स्पेसिफिक केसेस, नॉट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। सो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट को पास करते हैं। दे आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब सम लॉजिक एंड रीजनिंग, एंड दैट इज वाई दीज लॉज स्टैंड वैलिड टिल डे। चाहे रिजर्वेशन लॉ की बात की जाए, चाहे स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए फॉर सम इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड ऑल। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ अनवर अली केस। अलग से कोर्ट बनाए जा सकते हैं या अलग से कानून बनाए जा सकते हैं टू डील विथ स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैटर्स, बट नॉट फॉर ए स्पेसिफिक इंडिविजुअल। अलग से कोर्ट या अलग से कानून नहीं बनना चाहिए। ये नहीं कि एक पर्टिकुलर इंसान को आप रिजर्वेशन देने के लिए कानून बना दें, हाँ, लेकिन एक ग्रुप को अलग से रिजर्वेशन देने के लिए कानून बनाया जा सकता है, जैसे SC ST ग्रुप के लिए लाया गया है, ये किया जा सकता है। And that must be on the basis of intelligible differentia, means some sound logic. Now the next topic is about Donald Trump threat of reciprocal tariff on India. So this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view, also important for GS paper 3 Indian economy. मैंने आपको कहा था लास्ट सैटरडे जो हमने डिस्कशन किया था वहां पे भी कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू स्पेयर नोबडी, नॉट इवन इंडिया। तो भारत के लिए भी उन्होंने बयान दे दिया है कि भारत के ऊपर भी अब वो टैरिफ रेट्स बढ़ाएंगे और उससे इंडियन कंपनियों को नुकसान हो सकता है। देखते हैं, थोड़ा और स्पेसिफिक डेटा भी देखेंगे। तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ मागा, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके लिए दूसरा टर्म हो सकता है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, कि चाहे जो भी हो अमेरिका का इंटरेस्ट विल बी पुट ऑन द टॉप। और उसी आइडिया को रियलाइज करने के लिए उन्होंने हाल फिलहाल में अब भारत और चाइना जैसे देशों के लिए वार्निंग रिलीज की है कि ये देश जो हैं ट्रेड सरप्लस मेंटेन करते हैं अमेरिका के साथ। मतलब ये देश सामान ज़्यादा बेचते हैं और अमेरिका से सामान खरीदते कम है ओवरऑल, अगर ट्रेड की बात की जाए तो। दैट इज हाउ दीज कंट्रीज ईयर आफ्टर ईयर और मोर एंड मोर फॉरेक्स रिजर्व फ्रॉम अमेरिका बिकॉज ऑफ इट्स देयर ट्रेड विथ अमेरिका। और इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसके पीछे इन देशों के अंदर हाई टैरिफ रेट्स होना, यानी कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स अगर इन देशों के अंदर आना भी चाहें तो उनको ह्यूज इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ता है, जिस कारण से अमेरिकन प्रोडक्ट्स इनके मार्केट को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे। और वहीं दूसरे तरफ अमेरिका हैज़ बीन वेरी लिबरल in allowing products from India and China to enter into American market because of lower tariff rates. तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। नाउ अमेरिका विल ऑल्सो कम अप विथ रेसिप्रोकल टैरिफ्स, हम भी अपना टैरिफ रेट्स बढ़ाएंगे फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग सोल्ड इन अमेरिकन मार्केट। तो इससे भारत को नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत का अगर ओवरऑल ट्रेड देखा जाए तो ये बात सही है कि इंडिया ट्रेड सरप्लस मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अप्रैल से लेकर के नवंबर तक का ही डेटा देख लें तो भारत ने टोटल एक्सपोर्ट किया है लगभग $53 बिलियन का और इंपोर्ट किया है सिर्फ $30 बिलियन का। तो टोटल हमारा जो अर्निंग रहा है या सरप्लस रहा है दैट हैज़ बीन क्लोज टू $33 बिलियन। जो इम्पोर्टेंट आइटम्स हम एक्सपोर्ट करते हैं
अमेरिका में वो हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, प्रीसियस स्टोन्स, फार्मास्यूटिकल एंड आईटी सर्विसेज। जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं वो है मिनरल, फ्यूल एंड ऑयल, प्रीसियस स्टोन्स, मेटल्स। तो कुछ मेटल्स हमारे यहाँ मिलते हैं जो हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ उनके यहाँ मिलते हैं जो यहाँ से हम अपने देश में मंगाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड बॉयलर्स जो हम इंपोर्ट करते हैं अमेरिका से। लेकिन ओवरऑल इंडिया मेंटेन्स ट्रेड सरप्लस विथ अमेरिका विच इज नॉट बीइंग लाइक्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, एंड ही वांट्स इंडियन कंपनीज टू कम एंड मैन्युफैक्चर इन अमेरिका, अदरवाइज फेस हाई टैरिफ्स। द सेम इज ट्रू फॉर चाइनीज ऑल्सो। उन्होंने कहा है कि आप अपने देश में तो सामान आने नहीं देते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट हाई टैरिफ लगा करके, और अपने यहाँ से सामान खूब आप बेच रहे हैं अमेरिका के अंदर। दिस इज अनफेयर। अब देखिए, ये उनके तरीके हैं दुनिया के बाकी देशों को क्रिटिसाइज करने के लिए। इतने साल से ये सब चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत या चाइना सिर्फ और सिर्फ अनफेयर मीन्स ही अडॉप्ट कर रहा है, बट फॉर हिम एवरीथिंग इज अनफेयर ओनली until and unless he or his country directly gets monetary benefit. So he has criticized existing trade practices, चाहे इंडिया हो, चाइना हो, ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा, and he has said कि he will be imposing high tariffs. He said कि US has been ripped off of decades. बहुत साल से आप लोग हमें लूट रहे हैं, अब हम काउंटर रिप्लाई करेंगे। And he said India also will not be spared. India also will be facing reciprocal tariff. अब इस तरह के बयान हर कुछ कुछ दिन पे जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, इस कारण से इंडियन मार्केट में पूरा निगेटिव सेंटीमेंट है। आप देखिए, स्टॉक मार्केट जो है लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं, बियरिश हो रखा है, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो। वाई? बिकॉज ऑफ हिज फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑन इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी एंड थ्रेट। बहुत सारे जो अमेरिकन इन्वेस्टर्स भारत में हैं, दे आर नाउ पुलिंग अवे एंड मूविंग बैक टू अमेरिका। तो इससे क्या है कि देश के अंदर डॉलर भी कम हो रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है, और इस कारण से रुपए के मुकाबले डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपी इज डेप्रिसिएटिंग एंड द स्टॉक मार्केट्स आर प्लमेटिंग। सो ये सब कंसर्न है भारत के लिए बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट थ्रेट्स रिलीज्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। सिर्फ बात, इतने बड़े बड़े लीडर्स के सिर्फ बातें बोलने से भी मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट हु इज रेस्पॉन्सिबल व्हेन स्पेस डेब्री क्रैशेस टू द अर्थ। तो हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया या किसी और देश ने सैटेलाइट लॉन्च किया, और सैटेलाइट का कुछ हिस्सा अगर टूट करके अर्थ पे गिरता है और उस कारण से किसी देश या उनके सिटीजन्स को या उनके प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, तो उस केस में हु विल बी पेइंग द कंपनसेशन, ये डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। सो दिस आर्टिकल इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज आर ऑन द राइज। साल दर साल, ईयर आफ्टर ईयर, मोर एंड मोर सैटेलाइट्स आर बीइंग लॉन्च्ड, और इस कारण से द रिस्क ऑफ स्पेस डेब्री floating in the space is also rising. At the same time, some of such space debris hitting back the Earth and causing damage to life and property is also high than ever. हाल फिलहाल में इस तरह के कई सारे केसेस देखने को मिले। 2022 में चाइनीज रॉकेट डेब्री लैंडेड इन इंडियन ओशन। अगर लैंड पे गिरता तो फिर ज़्यादा नुकसान होता। उसी साल ऑस्ट्रेलियन फार्म में, ओपन वाइड ऑस्ट्रेलियन फार्म में स्पेसएक्स जो यूएस बेस्ड स्पेस एजेंसी है, उसका एक कैप्सूल क्रैश हुआ। अगेन यहाँ पे कोई लाइफ का नुकसान नहीं हुआ। अभी एक दो महीने पहले दिसंबर में 2024 में एक लार्ज मेटल ऑब्जेक्ट लगभग 500 किलोग्राम का फेल इन मैक्यूनी काउंटी इन केनिया। किस स्पेस क्राफ्ट से आया है ये, किस स्पेस एजेंसी का है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। अब सोचिए, ये किसी भी बिल्डिंग के ऊपर गिर जाए, किसी इंसान के ऊपर गिर जाए तो डैमेज करेगा कि नहीं करेगा। भारत जैसे देशों में जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई, सच काइंड ऑफ स्पेस डेब्री फॉलिंग कैन कॉज ह्यूज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब ऐसे सिचुएशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द स्पेस एजेंसीज हु आर लॉन्चिंग स्पेस सैटेलाइट्स सो फ्रिक्वेंटली। तो दो इंटरनेशनल लॉ हैं जो इस डायरेक्शन में काम करते हैं। पहला है आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967।
It is the foundational agreement that regulates space related activities. It was adopted by United Nations. और दुनिया के जितने भी मेजर कंट्रीज हैं जो स्पेस रिलेटेड पावरफुल कंट्रीज कहे जा सकते हैं, जैसे अमेरिका, रसिया, चाइना, इंडिया, जापान, ऑल ऑफ देम आर, इनफैक्ट 110 मेंबर कंट्रीज आर देयर अंडर आउटर स्पेस ट्रीटी। आउटर स्पेस ट्रीटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लीजिए। ये क्लियरली कहता है आउटर स्पेस ट्रीटी कि आउटर स्पेस विल बी यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस। उसका मिलिटराइजेशन नहीं हो सकता। ये नहीं कि चांद पे अपनी आर्मी भेज दी और वहाँ चांद में कुछ एरिया कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। ये नहीं कि वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लगा दिया, वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल कर दिए, बोले अब मून हमारा है, मार्स हमारा है। सच थिंग्स कैन नॉट बी डन एज पर आउटर स्पेस ट्रीटी फाइनलाइज्ड बाय on the platform of United Nations. No sovereignty claims. You cannot go on moon and claim that this is mine. Yeah, on Mars and claim that it is mine. No country can claim that any of the celestial body is their own. This treaty also talks about liability for damage. कि अगर कुछ डैमेज होता है इन केस ऑफ सम लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग, तो उस केस में लॉन्चिंग स्टेट इज लाइबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय इट्स स्पेस ऑब्जेक्ट टू अदर कंट्री। जहाँ पे उसके डैमेजेस हुए हैं, जिन देश के ऊपर डैमेज हुए हैं, उनको कंपनसेशन देना होगा उस देश द्वारा जिसने लॉन्च किया था उस इक्विपमेंट को जिस कारण से डैमेज हुआ है। उसके अलावा एक और कन्वेंशन है, लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि जो देश लॉन्च करेगा, द लॉन्चिंग स्टेट इज एब्सोल्युटली कंप्लीटली लाइबल फॉर डैमेज कॉज्ड बाय देयर इक्विपमेंट्स ऑन द अर्थ। एक बात आपको याद रखनी है, समझनी है कि आउटर स्पेस ट्रीटी बात तो करता है कि आउटर स्पेस का मिलिटराइजेशन नहीं हो सकता, सोवरेनिटी क्लेम नहीं हो सकता, बट द फैक्ट इज कि आउटर स्पेस ट्रीटी डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइन कि व्हाट इज आउटर स्पेस। किस डिस्टेंस से ऊपर फिर हम लोग आउटर स्पेस कहेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट को आउटर स्पेस ट्रीटी ने नहीं डिफाइन किया है। जनरली जो आउटर स्पेस माना जाता है वो माना जाता है अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट से ऊपर वाला एरिया को आउटर स्पेस माना जाता है। बट दैट हैज़ नॉट बीन गिवन बाय आउटर स्पेस ट्रीटी, दैट हैज़ बीन गिवन बाय अ फिजिसिस्ट, थियोडर वॉन कर्मन, जो जनरली वर्ल्ड वाइड माना जाता है एज अ डेफिनेशन ऑफ आउटर स्पेस, बट इट इज़ नॉट clearly defined कि what is outer space is not defined in outer space treaty. Karman line is there, but it is not a result of any agreement. Now getting back to this discussion कि क्या क्या कानून है इंटरनेशनल लेवल पे इन ऑर्डर टू इंश्योर लाइबिलिटी ऑफ द कंट्री जिसके स्पेस क्राफ्ट के कारण डैमेज हुआ है। तो ये दो मुख्य कानून हैं, आउटर स्पेस ट्रीटी एंड लाइबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। बट द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइंग द एग्जैक्ट ओनरशिप ऑफ द ओरिजिन ऑफ द डेब्री। जैसे केनिया के अंदर ये गिरा, अब पता कैसे चलेगा कि किसका है ये, किस देश ने या किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। दूसरा, अगर पता भी चल जाता है तो देर इज नो प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। कैसे इन्फोर्स कराएंगे आप? कोई ट्रिब्यूनल नहीं, कुछ नहीं, बस कानून बना करके छोड़ दिया आपने। बट देर इज नो लीगल फ्रेमवर्क दैट मैंडेट्स क्वांटम ऑफ कंपनसेशन, कितना कंपनसेशन होगा, उसके लिए क्या नियम कानून है। नो सच थिंग्स हैव बीन डेल्ट इन डिटेल एनीवेयर। फॉर एग्जाम्पल 1978 में क्रैश हुआ था, सोवियत यूनियन का सैटेलाइट था कॉस्मोस 954। इट क्रैश्ड इन कनाडा कॉजिंग डैमेज। अब कनाडा ने क्लीन अप एक्टिविटी की, उसके बेसिस पे कनाडा ने क्लेम किया $6 मिलियन का कि हमारा इतना खर्च हुआ है। यूएसएसआर ने वो पैसा काफ़ी लेट दिया और सिर्फ 50% दिया, ओनली $3 मिलियन। सो देर इज प्रॉब्लम, there is disagreement, there is no objectivity in quantification of the compensation in case of some damage caused to a country by the spacecraft of another country। तो ये कानून होने के बावजूद भी कोई इफेक्टिव रिकोर्स है नहीं। दैट इज द रीजन वाई द वे फॉरवर्ड शुड बी दैट कंट्री शुड बी मोर अकाउंटेबल सो दैट प्रिवेंट राइज ऑफ स्पेस डेबरी। एंड यूनाइटेड नेशन प्लेटफॉर्म पे देर इज ए नीड ऑफ मोर ऑब्जेक्टिव लॉ, ताकि इन केस ऑफ सम डैमेज लाइबिलिटी को ऑब्जेक्टिवली एंड इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके ऑन द ब्रीचिंग कंट्री जिसके कारण डैमेज हुआ है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मिस्टी स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझिए। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 हुआ था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का इन 2022, वहां पे
कुछ देशों ने मिल करके ऑन द साइडलाइंस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कुछ देशों ने मिल करके एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैक शॉर्ट में कहें तो। इसको लॉन्च करने वाले देश, इसमें सबसे पहले था यूएई in partnership with Indonesia. It was launched by UAE in partnership with Indonesia. और बाकी देशों ने जिन्होंने मैक को साइन करके ज्वाइन किया बाद में, उसमें से भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड स्पेन। तो ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिन्होंने मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट स्टार्ट किया या साइन किया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इन 2022। इस मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट यानी कि मैक का मकसद ही था, जो डिफाइंड गोल है वो ये है कि कोस्टल एरियाज में मैनग्रोव कंजर्वेशन को प्रमोट किया जाए, क्योंकि मैनग्रोव जहाँ जहाँ पे भी होते हैं उनसे फिर कोस्टल एरियाज में आने वाले फ्लड, जो ओशनिक फ्लड होते हैं, उन कारण से कोस्टल एरियाज का इरोजन काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ द मैनग्रोव। सो मैनग्रोव एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। So in order to reduce erosion of coastal areas, mangrove conservation has to be promoted, and that too in a very natural manner, not in any artificial या ह्यूमन बेस्ड सॉल्यूशन। नेचर के सॉल्यूशंस, नेचर द्वारा प्रोवाइडेड सॉल्यूशन से हम लोग मैनग्रोव को कंजर्व करेंगे ताकि ओशन रिलेटेड फ्लड के कारण कोस्टल एरिया के इरोजन को मिनिमाइज किया जा सके। अब यूएई और इंडोनेशिया ने इसको लॉन्च किया था, बट भारत ने भी इसको ज्वाइन किया, तो भारत इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मैक। और फिर मैक इनिशिएटिव को भारत में इंप्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार लेकर के आई मिष्टी स्कीम, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल आउटकम। दिस मिष्टी स्कीम वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2023-24। तो दिसंबर में हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 2022 के, और फिर 2023 के 1 फरवरी को भारत सरकार ने बजट के दौरान मिष्टी स्कीम लॉन्च किया इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस मैक कमिटमेंट, जो मैक के अंतर्गत कमिटमेंट किया गया था। गोल ये रखा गया मिष्टी स्कीम के अंतर्गत कि विल बी कंजर्विंग मैंग्रोव फॉर प्रिवेंटिंग कोस्टल फ्लडिंग एंड इरोजन। अब 2 साल हो गए मिष्टी स्कीम के। न्यूज़ यही कह रहा है कि गुजरात जो है वो सबसे आगे रहा है अभी तक इन कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव एरियाज अंडर मिष्टी स्कीम। टोटल 19,020 हेक्टेयर्स of afforestation, मतलब न्यू मैंग्रोव एरियाज हैव बीन जनरेटेड बाय गुजरात स्टेट अंडर मिष्टी स्कीम। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें अगर आप ध्यान से सोचें तो सोलर स्टॉर्म्स के कारण सुनामी पे कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और जैसे ही सेकंड रॉन्ग होता है यू गेट द राइट आंसर। सुनामी कैसे आ जाएगा सोलर फ्लेयर्स के कारण। और महारत्ना से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है, सीधा सीधा। अफ्रीकन कंट्री जिसके साथ हमने साइन किया है कॉपर और कोबाल्ट एक्सप्लोरेशन के लिए अग्रीमेंट, वो है जैम्बिया। गम अरेबिक से रिलेटेड तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।